ओके, तो अपन ने करंट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे वो मैंने यहाँ रिकैप करे हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, फिर एक और क्वेश्चन दिया है। सर्कुलर लूप है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v। आपसे मैंने पूछ लिया है कि इस लूप में कितना करंट दिख रहा है, तो लूप में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ऑफ कोर्स ई चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना टाइम लगेगा उसे पूरे सर्कल में घूम जाने में, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ये करंट होता है। तो इस लूप में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज घूम रहा है, अच्छा इसको कितना टाइम लगेगा पूरा एक चक्कर लगाने में, उसे डिवाइड करना चाहिए मुझे करंट के लिए। तो पूरा टाइम जो लगेगा चक्कर लगाने में हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, ये होना चाहिए टाइम। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन शुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई आर कवर होगी जब सर्कल में घूमेगा वो, और स्पीड कितनी दी v, तो यह आ जाना चाहिए करंट। तो करंट होना चाहिए था यहाँ पे ev बाय 2 पाई आर, ev बाय 2 पाई आर। ये बहुत काम की सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे कई जगह पे हमको जरूरत पड़ती करंट लिखने की, तो ये हमको आना चाहिए, इस तरह से करंट लिखते हैं। अब इसमें 2-3 चार्ज पार्टिकल घुमा देता है तब भी लिख सकते हैं अपन, हर एक की वजह से जो करंट है वो बस ऐड कर देंगे, और डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे हमेशा, करंट किसकी वजह से किस डायरेक्शन में। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो ऐसे घूमते दिखाया तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, बताइए करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आएगी करंट की डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट दिखाएंगे करंट। चलिए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, आई हैव अ रॉड which is uniformly charged with a charge density lambda। रॉड की पूरी लेंथ पे चार्ज है, रॉड की पूरी लेंथ पे चार्ज है, कितना चार्ज है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज है। ये लैम्डा क्या है, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी छोटी सी लंबाई पे चार्ज अगर देखे और उसको उस लंबाई से डिवाइड करे तो वो आएगा लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो पूरी पर एक जैसा है, यूनिफॉर्म। अब इसे चलाया जा रहा है v स्पीड से, v स्पीड से आगे चल रही है, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड क्या करंट दिख रहा है हमें, बताइए, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, रॉड के मोशन की वजह से हमें करंट क्या दिख रहा होगा, बताइए, रॉड के मूव करने की वजह से हमें करंट क्या दिख रहा होगा, बताइए। रॉड आगे जा रही है, उसकी वजह से हमें करंट क्या दिखाई दे रहा होगा, अभी तक तो कोई आंसर नहीं आया मेरे पास, वेरी गुड, कमलेश का आंसर आया, वेरी गुड कमलेश। चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया गया है आपको, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, मतलब कि चार्ज निकालो छोटी सी लेंथ पे और उस छोटी सी लेंथ से डिवाइड कर दो चार्ज को, तो चार्ज बाय लेंथ उसकी वैल्यू लैम्डा है, वो पूरी रॉड पे एग्जिस्ट है। वेरी गुड, मेरे पास कई आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड पलक एंड वर्षा, वेरी गुड। प्लीज कीप योर माइक ऑफ। रॉड को जब मूव कराएंगे हम तो छोटे से टाइम अगर dt में देखेंगे तो रॉड कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी, छोटे से टाइम dt में देखेंगे तो v स्पीड है, तो छोटी सी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी होगी वो होना चाहिए था v dt इन dt टाइम, dt टाइम में देखेंगे तो v dt लेंथ वो आगे चलेगी। इसका मतलब अगर मैं कहीं भी यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं, यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, भाई जहां जहां रॉड है वहां देखेंगे आपको, तो इन सभी क्रॉस सेक्शन एरिया से रॉड dx लेंथ आगे बढ़ी है, रॉड की dx लेंथ यहाँ से आगे बढ़ी है, उस dx लेंथ पे जो भी चार्ज होगा वो आगे फ्लो हो गया है, पूरी रॉड dx लेंथ से आगे शिफ्ट हुई है, तो dx लेंथ पे जो चार्ज है वही सब जगह एरिया से आगे शिफ्ट हुआ है, तो इसमें जो भी चार्ज है, चार्ज इन dx लेंथ वो फ्लो हुआ है
इज फ्लोइंग। डीएक्स लेंथ का जो भी चार्ज है वो फ्लो हो गया आगे। कितना चार्ज था डीएक्स लेंथ पर? यूनिट लेंथ का चार्ज लेंथ है तो डीएक्स लेंथ पे चार्ज कितना होगा? उस चार्ज को निकालने के लिए अपन चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? dq बाय dx है, चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज निकालने के लिए लेमडा इनटू लेंथ कर दिया मैंने। तो dx लेंथ की वैल्यू मुझे पता थी, वो थी लेमडा v इनटू टी। तो ये आ गया v इनटू टी, ये चार्ज आ गया। अब ये चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ है? dt समय में फ्लो हुआ है। तो करंट होता है चार्ज जो फ्लो हुआ है अपॉन टाइम जो लगा था। dq चार्ज जो फ्लो हुआ था वो था लेमडा v dt, और कितने टाइम में फ्लो हुआ था? dt टाइम में। तो ये आना चाहिए था मेरे पास लेमडा इनटू v। मैंने क्या करा, मैंने देखा कि रॉड के चलने से, रॉड के मोशन से छोटे से टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या क्या चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैंने देखा इन सभी क्रॉस सेक्शन एरिया से रॉड की कुछ लेंथ आगे बढ़ गई। जितनी लेंथ आगे बढ़ गई है उस पर जो भी चार्ज होगा वो आगे फ्लो हो गया। वो चार्ज निकाला जो इन लेंथ पे था, और उससे अपन ने निकाल के फिर चार्ज को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो करंट आ गया। तो जहां जहां रॉड है वहां से इतना करंट दिख रहा होगा मुझे, लेमडा वी। और ऑफकोर्स जहां रॉड है ही नहीं, जहां रॉड पहुंची ही नहीं थी, जैसे ये एरिया हो गया या ये एरिया हो गया, इनमें कोई करंट नहीं दिखेगा हमें, वहां पे लोकली करंट जीरो होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, देख लीजिए Yes, sir. बच्चों, कोई भी समस्या है तो बताइए, बता दीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सपोज मेरे पास एक पाइप है, आई हैव अ पाइप, ठीक है। और उस पाइप में ना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है। ये सब मैं जो डॉट दिखा रहा हूं, दिस आर चार्ज पार्टिकल्स। कितना चार्ज है इन पे? तो इन सब पे क्यू चार्ज है, सभी पे क्यू चार्ज है। क्या कर रहे हैं ये सब चल रहे हैं, ये सब मोशन कर रहे हैं, सबका मोशन हो रहा है। कितनी स्पीड से हो रहा है? तो v स्पीड से हो रहा है। ऑल आर मूविंग विद स्पीड v इन दिस डायरेक्शन, ऑल आर मूविंग विद स्पीड v इन दिस डायरेक्शन। क्या एरिया है यहाँ पर पाइप का? तो पाइप का एरिया ए है। क्या स्पीड है इनकी चलने की? v है, ठीक है। क्या नंबर था इनका? तो इनका नंबर था n पर यूनिट वॉल्यूम। ये चार्ज पार्टिकल का नंबर है, n क्या है? दिस इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऑफ कोर्स मैंने लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम में। सो आई हैव अ पाइप जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, उनका नंबर यूनिट वॉल्यूम का क्या है वो आपको मैंने दिया है। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये सारे चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे तो इसमें करंट आएगा, राइट? करंट आएगा, है ना? फाइंड दैट करंट, फाइंड करंट फ्लोइंग इन पाइप। पाइप में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए, करिए ट्राई। पाइप में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए। फाइंड करंट फ्लोइंग इन पाइप। विकास का आंसर भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड विकास, बहुत बढ़िया। समझ, थोड़ा और चेक कर लो, कुछ गलती है। पाइप के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, दीज आर फ्लोइंग, दीज आर फ्लोइंग, और इनके फ्लो की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? करंट दिखेगा। कितना करंट होगा ये पूछा आपसे, बताओ।
करंट फ्लोइंग इन पाइप बताना है। कैसे निकाल सकते करंट? करंट होता है चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकर, ऐसे निकालते हैं अपन। तो एक काम करो, इसमें कुछ छोटा सा एरिया चूज करो। मान लो यहाँ पर एक एरिया ले लिया मैंने, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया मैंने, ए एरिया दिया है क्वेश्चन में। अब dt टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर जाएंगे यहाँ से? तो इस सब चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या है? v स्पीड है, तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो देख लेते हैं अपन। तो सॉल्यूशन इन dt टाइम चार्ज पार्टिकल कितना मूव करेंगे? चार्ज पार्टिकल विल मूव बाय v dt डिस्टेंस। v dt डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे, उनकी स्पीड v है। तो इसका मतलब इस एरिया से v dt डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आएगी, मान लीजिए v dt डिस्टेंस इतनी आ रही थी, ये थी मान लीजिए v dt डिस्टेंस, दिस इज सपोज v dt है ना, ये v dt लिखा है मैंने, v इंटू dt, ये डिस्टेंस थी। तो जो भी इस डिस्टेंस के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल आ रहे थे वो सब इसको क्रॉस कर जाएंगे। जो भी इस डिस्टेंस के अंदर अंदर चार्ज पार्टिकल आ रहे थे वो सब इसे क्रॉस कर जाएंगे, अगर चार्ज पार्टिकल v dt डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे तो। सही बात है क्या? जो भी उस डिस्टेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं वो सब इस एरिया को क्रॉस करना चाहिए। इस डिस्टेंस में कितने चार्ज पार्टिकल आएंगे? जो इस वॉल्यूम में होंगे, जो इस वॉल्यूम में होंगे। कितना वॉल्यूम है वो? सो इन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम क्या होगा वो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस, सिलेंडर का एरिया ऐसे लिख सकते हैं अपन, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इस वॉल्यूम में जो भी चार्ज पार्टिकल है वो क्रॉस कर रहे हैं। इन वॉल्यूम ऑफ ए dt all the charges are crossing the area। बताइए ये समझ में आया? जो भी इस डिस्टेंस में चार्जेस है वो सब उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। फटाफट हाँ या ना जल्दी बताइए, आया नहीं आया? यस सर। सभी को, किसी को समस्या है? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। सो इस डिस्टेंस में चार्ज कितने होंगे? अब इस वॉल्यूम में चार्ज कितने होंगे? मुझे दिया है कि n पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पार्टिकल है, तो इतने वॉल्यूम में चार्ज कितने होंगे? मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ चार्जेस निकाल सकता हूं जो फ्लो कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग, उनका नंबर कैसे निकाल सकता हूं मैं? वो आ जाएगा वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास वॉल्यूम है जिसका पार्टिकल का नंबर फ्लो कर रहा है, और ये n था यूनिट वॉल्यूम में नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने वॉल्यूम में कितना नंबर आ जाएगा। अभी तो नंबर आया, अब हर एक पे चार्ज क्यू है, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा इनटू क्यू करना पड़ेगा। चार्ज फ्लोइंग, ये था पार्टिकल का नंबर, और हर एक पे क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। ये होगा जो चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। अभी कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, जितनी टाइम में बात कर रहे थे अपन। तो करंट क्या आना चाहिए? वो होना चाहिए चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। इसको dt से डिवाइड करो, देखो क्या आने वाला है, Q N A V, ये आने वाला है मेरे पास। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, ये आंसर आ रहा है मेरे पास। आ रहा है क्या समझ में आपको? यस, आदित्य को तो क्लियर है, बाकी बच्चे को बताइए क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, है ना। अब ये जो सिचुएशन थी ना, ये मैंने कोई एक डेरिवेशन होता है उसी को क्वेश्चन बना के दे दिया। ये डेरिवेशन होता है एक, अगर हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की होती है। कंडक्टर्स के अंदर की सिचुएशन क्या होती है कि वहां पर हमने जो पार्टिकल्स, अपन प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, ये नोट हो गया है क्या सबसे पहले चीज? तो क्या नोट हो गया है? Yes, sir. है ना, चलो फिर लिखिए। इसके बाद लिखिए टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। टाइप ऑफ मटेरियल, क्या लिखिए? टाइप ऑफ मटेरियल। देखो, जब हमें पता चला कि मटेरियल से चार्जेस का फ्लो हो सकता है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए।
हमारे पास जो केमिस्ट्री में हमको सेल्स वगैरह समझ में आ चुके थे कि सेल क्या होते हैं, सेल के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उन सेल के टर्मिनल्स पे हमने अलग अलग मटेरियल के वायर को लगाया और देखा कि उन वायर से क्या कोई चार्ज का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कोशिश करी जानने की, फ्लो किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, किसमें बहुत ही रेयर हो रहा है, चार्ज का फ्लो किस तरह से बदल रहा है विद टाइम, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे हमने। उन एक्सपेरिमेंट करते करते हमें समझ में आया कि मटेरियल की तीन तरह की कैटेगरी हो रही थी। मटेरियल की तीन तरह की कैटेगरी हो रही थी, तो वो अपन अब समझने वाले कि क्या कैटेगरीज हमको समझ में आई। तो लिखिए टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी में पहला पॉइंट लिखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जल्दी लिखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स conduct good amount of electricity. Conductors conduct good amount of electricity when some potential difference is applied. When some potential difference is applied across them. When some potential difference is applied across them. कंडक्टर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं जब उनमें के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है। आगे लिखिए this is due to availability of large this is due to availability of large number of this is due to availability of large number of free electrons in conductors. Free electrons in conductors. कंडक्टर्स में करंट क्यों आ जाता है? क्योंकि उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए आगे when we apply potential difference across conductor when we apply potential difference across conductor electric field is set up when we apply potential difference across conductor electric field is set up across it electric field is set up across it which creates a force electricity जो electric field जो आ गई ना which creates a force on the charge particle within conductor। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो जो भी चार्ज पार्टिकल है उन पे फोर्स लगेगा, ठीक है, which creates a force on charge particle within conductor as electrons are free to flow they get flowing as electrons are free to flow they get flowing due to force by electric field as electrons are free to flow they get flowing due to force by electric field इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं। hence current is set up in conductors अभी कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें मैंने रोक दी, अभी नहीं लिखाई है आपको, उसको थोड़ी देर से लिखाएंगे अपन क्योंकि अपना एम अभी कंडक्टर इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करना है बस। तो अभी कुछ और चीजें हैं जो इसमें लिखाऊंगा मैं बाद में। चलिए तो कंडक्टर्स में करंट क्यों जाता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके चलिए आगे लिखिए। कंडक्टर के बाद लिखिए आप इंसुलेटर। insulator does not allow any significant current. Insulator does not allow any significant current through them. Insulator does not allow any significant current through them. They do not have charge carrier. They do not have charge carrier. ये चार्ज कैरियर क्या वर्ड यूज करा मैंने? करंट फ्लो हो रहा है तो बिकॉज ऑफ सम पार्टिकल ये फ्लो हो रहा होगा,
चार्ज हमेशा किसी न किसी मास पार्टिकल, किसी पार्टिकल के साथ होता है, उस पार्टिकल के फ्लो की वजह से करंट आने वाला है। जैसे यहाँ मैंने जितने पार्टिकल दिखाए थे, इनके फ्लो की वजह से करंट हुआ है। तो जिन पार्टिकल की फ्लो से करंट आता है उन्हें बोलते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर अपन करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट के लिए वर्ड यूज करते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है कि करंट फ्लो कराने के लिए, चार्ज फ्लो कराने के लिए कौन से पार्टिकल चार्ज लेके चल रहे हैं। तो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा ही है, वहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वहां चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। और इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए इंसुलेटर्स में करंट नहीं आ पाता। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ज कैरियर के बाद आगे ये लिखिए, इंसुलेटर के बाद नेक्स्ट लिखिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कंडक्ट वीकली। सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट वीकली, वो बहुत वीकली कंडक्ट करते हैं। They have some charge carriers, they have some charge carriers, ब्रैकेट में लिखिए होल एंड इलेक्ट्रॉन। they have some charge carriers, ब्रैकेट में लिखिए होल एंड इलेक्ट्रॉन। आगे लिखिए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with temperature, conductivity of semiconductor increases with temperature as opposed to that of conductors and insulator, as opposed to that of conductors and insulator। इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। सेमीकंडक्टर्स की ये जो प्रॉपर्टी है ना कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, यही प्रॉपर्टी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में। इनका अंदर का मैकेनिज्म ही पूरा अलग हो रहा है, इस प्रॉपर्टी से समझ में आता है हमको। कंडक्टर्स के टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलेटर्स का भी ऐसे ही कुछ है, और सेमीकंडक्टर के साथ उल्टा है, उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो बहुत बड़ी डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है ये। तो इसी के बेसिस पे अपन ने पूरा एक सेमीकंडक्टर का चैप्टर ही डिवोट कर रखा है, तो आप पढ़ेंगे वो भी, है ना। तो इसलिए इसमें ज्यादा अभी नहीं डेप्थ में जाएंगे अपन, अभी इतना सफिशिएंट है अपन हमारे लिए। तो हमने क्या क्या पॉइंट लिखे, ये सब समझ में आ रहे हैं क्या? सब क्लियर है क्या? क्या है, सब Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट लिखिए ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उधर याद दिलाने के लिए वेरी गुड। ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखिए ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखिए, हमने पढ़ा था कंडक्टर्स में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है, वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते रहते हैं हमेशा? क्या इलेक्ट्रॉन्स एकदम फ्री चल पाते हैं कंडक्टर के अंदर? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के अंदर लगाई तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चलेंगे, ठीक है, नो डाउट इन दैट, वो मूव करेंगे। तो क्या वो एकदम फ्रीली चल पाएंगे? No, क्या वो sir. एक्सेलरेट करते रहेंगे हमेशा? No, sir. नहीं, क्यों? सर कोलिजन होता है। Yes, कोलिजन sir. होता है। किससे कोलिजन होता है? सर चार्ज पार्टिकल्स के आपस में कोलिजन होता है। और सर जो पॉजिटिव होल्स होते हैं उनके साथ भी कोलिशन होता है। पॉजिटिव आयंस, होल्स नहीं, पॉजिटिव आयंस। किसी कंडक्टर के अंदर की पिक्चर अगर देखें हम, एक छोटा सा कंडक्टर का पीस दिखाया मैंने, ठीक है, इसके अंदर अपन देखना चाह रहे, तो कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर्स नॉर्मली मेटल्स वगैरह के रहते हैं, मेटल्स और इस तरह की चीजों के बने रहते हैं। जैसे आयरन हो गया कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है। कॉपर वगैरह इन सब में क्या रहता है कि आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट ऐसा हो सकता है कि जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड होने की वजह से वो एकदम एटम से अलग हो जाए, एटम से अलग हो जाए, और एटम इलेक्ट्रॉन अलग होने से पॉजिटिव आयन जैसा बन गया। तो ये मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस वाले एटम दिखा रहे अपन, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे जो अलग हुए वो कहीं गए नहीं, वो भी यहीं है सब, पर वो फ्री टू फ्लो है, वो एक्चुअली फ्लो कर रहे होते रैंडमली। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना वो सब दिखा रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है इनसे निकले हुए, ये इन सबसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी अंदर ही है, कहीं गए नहीं है।
बट ये फ्री टू फ्लो है, तो ये सब रैंडमली चल रहे होते हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इनका मोशन रैंडम होता है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ऐसा। ठीक है, सो कंडक्टर के अंदर की अगर पिक्चर अपन सोचने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी होगी कि हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव आयंस की बड़ी बड़ी बॉल्स जैसी है, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम चल रहे हैं पूरे अंदर, पूरे मटेरियल के अंदर। तो आपने एक हनी हाइव देखा होगा, बी हाइव देखा होगा, सॉरी, बी हाइव में क्या होता है, सारी मधुमक्खियां बी हाइव के आसपास ही रैंडमली मूव करती रहती है, ऐसा होता है ना। तो बी हाइव में Yes, कैसे sir. मधुमक्खियां पूरे झुंड में रैंडमली चलती रहती है, ऐसा कुछ Yes, झुंड sir. है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली सब तरफ ऐसे घूम रहे पर, और बीच में पॉजिटिव आयन रखे हुए। ये कुछ इमेजिनेशन कर सकते हैं अपन कंडक्टर के अंदर की पिक्चर। कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसा होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने, मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ये रेड कलर में दिखाया मैंने, है ना, हमने हेडिंग लिखी थी, हम क्या पढ़ रहे, टाइप्स ऑफ मटेरियल। उसके बाद ड्रिफ्ट अपन वेलोसिटी, Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हाँ। सो ये जो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब पहले रैंडमली चल रहे थे, रैंडम मोशन, और इनका नंबर खूब ज्यादा होता है। एक कंडक्टर के अंदर करीब 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब मिल सकते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 10 पावर 22, बहुत बड़ा नंबर है 10 पावर 22, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। छोटे से सेंटीमीटर क्यूब में, एक छोटा सा सेंटीमीटर का क्यूब ले अपन, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फ्री, तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो सब रैंडम चल रहे, कोई किधर कोई किधर। तो सबका रैंडम मोशन होने से क्या होता है, कोई नेट अपन को किसी क्रॉस सेक्शन से करंट नहीं दिखता। कोई क्रॉस सेक्शन ले तो उसमें हमेशा इक्वल प्रोबेबल रहता है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे उतने इधर भी जा रहे होंगे, तो नेट में करंट जीरो टाइप दिखता है अपन को। इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमें जीरो करंट दिखता है। पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, अच्छा, वो लगाने से पहले ये जो रैंडम मोशन चल रहा होता है, जो रैंडम इलेक्ट्रिकल मोशन चल रहा होता है, ये थर्मल एनर्जी की वजह से चलता है। किसकी वजह से हो रहा होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से। हम जिस भी टेम्परेचर पे कंडक्टर को रखे, तो टेम्परेचर की वजह से अंदर कुछ एनर्जी है, दैट एनर्जी जो अंदर है उसके से इलेक्ट्रॉन रैंडमली चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इनके रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो, है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अंदर मोशन चल रहा है ना? हाँ, 0 केल्विन पे नहीं चलेगा, बाकी सब पे चल रहा होगा। तो फिर सर हमें कंडक्टर को टच करते हैं तो फिर करंट क्यों नहीं लगता सर? करंट लगना बहुत अलग चीज होती है बेटा, करंट लगना मतलब प्रोसेस ही अलग हो जाती है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन है, उससे हमारी बॉडी में क्यों आएंगे वो, मतलब करंट लगना क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, क्या होता है करंट लगना, बताओ। करंट लगना मतलब सर तब हम टच करते हैं तो शॉक लगता है ना सर? नहीं, तो शॉक लगना मतलब क्या होता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें अपन। सर वो जो चार्जेस फ्लो हो जाते हैं सर, एक हमारी बॉडी से क्रॉस हो जाते हैं चार्जेस, है ना। Yes, sir. हमारी बॉडी से करंट फ्लो होता है, तो हमारी बॉडी से करंट फ्लो होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या पड़ेगी, हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में क्यों आने की इच्छा रखेंगे, बताओ। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें हमारी बॉडी की तरफ पुश कर रही है क्या? नो सर। क्यों आएंगे फिर, सर, कोई सेंस ही नहीं उनका आने का, है ना। सर्किट कंप्लीट करने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपने कंप्लीट करा होना चाहिए। उस मेटल वायर को जब तक आप है ना किसी पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से कनेक्ट ना करो, तो तुम्हारी बॉडी लो पोटेंशियल से कनेक्ट ना हो, तब तक तुम में से करंट नहीं आएगा। देखो, ये जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगेगी ना, ये इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, पर इन्हें कोई एम, इनका कोई एम थोड़ी कि बाहर निकल जाए मेटल से, ना तो मेटल से बाहर निकल रहे होंगे और अंदर ही रैंडम मोशन कर रहे होंगे। इनका मोशन भी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, ये सब रैंडम चल रहे हैं। तो करंट अभी जीरो ही दिख रहा हमको, और इनकी टेंडेंसी भी नहीं बाहर आने की। क्यों आए बाहर, कोई फोर्स लग रहा है तो आएंगे ना बाहर, समझे? यस समझ आ सर। रही है? हाँ। अब करंट फ्लो कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनको फोर्स लगाए। तो अगर हम किसी तरीके से इनके अक्रॉस, कंडक्टर के एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी।
मान लीजिए यहाँ हायर पोटेंशियल लगाया है, लोअर पोटेंशियल लगाया, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई ना, इसने फिर इलेक्ट्रॉन्स पे लगाया होगा फोर्स, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा, जो और आयन पे भी लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि आयन पे नहीं लगेगा, और हर इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लग रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, ऐसा सब पे फोर्स दिखा दिया मैंने। आयन से भी लग रहा है, पर आयन क्या है, वो इमोबाइल है, वो चल नहीं सकते, वो इमोबाइल है, वो सब है ना कनेक्टेड है एक दूसरे से, और वो इमोबाइल है। पर ये इलेक्ट्रॉन है मोबाइल, वो फ्री टू मूव है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा पर आयंस का नहीं होगा, बिकॉज दे आर इमोबाइल, वो नहीं चलते। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रॉन सब फोर्स फील कर रहे हैं। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स दे आर ट्राइंग टू मूव इन वन डायरेक्शन, वो अब एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, पर उनकी पहले से वेलोसिटी रैंडम थी। वेलोसिटी इनिशियल कुछ है, ऐसा नहीं कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और कुछ एक्सेलरेशन आ गया, तो थोड़ी देर में कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर इनकी मोशन रैंडम था ना, तो अभी भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल रैंडम है, तो फाइनल भी रैंडम रही होगी। पर v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर मैंने लगाया, मैंने थोड़ी देर बाद टी टाइम बाद देखने की कोशिश करी सबको, तो सबकी जो वेलोसिटी आ गई होगी ना, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चेंज हुआ है a इंटू टी का, और ये a सबके लिए सेम होगा। क्या एक्सेलरेशन आएगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है बाय मास, कितना फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको लिख देंगे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, जो होना चाहिए ना हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। यस सर। वो यहां रख दो अगर मैं, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, माइनस ई बाय एम इंटू टाइम, ये आ जाना चाहिए। शुरू में सबकी वेलोसिटी रैंडम है, ये सारे जो यू वेक्टर है ना, हर अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो अलग अलग आएगा, बिल्कुल रैंडम। पर ये वी जो होगा वो देखिए यू प्लस एक कांस्टेंट चीज सब में ऐड होगी, सभी में ये टर्म एक जैसा आएगा, सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सभी पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, सबका मास सेम है, चार्ज सेम है, और सबको एक ही टाइम बाद देख रहे हैं, तो ये टर्म तो सबके लिए सेम आएगा ना, बताओ। यस सर। सबकी Yes, sir. वेलोसिटी में अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लग गया है, ये एवरेज, ये जीरो है, ये इसका रैंडमनेस होने की वजह से इसका एवरेज जीरो आएगा, पर ये टर्म होने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया, तो सबका मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखने लगेगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, माइनस साइन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। सो दैट जो एक डायरेक्शन में मोशन दिखने लग रहा है मुझको, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन। तो पूरे इलेक्ट्रॉन का जो झुंड अभी भी रैंडम चल रहा है, पर उनमें एक वेलोसिटी आने वाली है टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह बात समझ में आ रही है यस सर। है ना। पर क्या दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, अंदर आयन से उनसे भी कोलाइड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सेलरेशन इनफाइनाइट टाइम चल जाए, वो थोड़ा सा डिस्टेंस चलेंगे और फिर आपस में या एटम से कोलाइड कर गए, जो आयन थे उनसे कोलाइड कर गए, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस चले फिर कोलाइड कर गए, तो बार बार कोलाइड भी करते रहते हैं, और जैसे ही कोलाइड करेंगे उसका जरूरत थोड़ी कि ये कंपोनेंट से जो वेलोसिटी बची वो रह जाए, वो फिर से रैंडम वेलोसिटी हो सकती है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो आफ्टर कोलिजन वापस से रैंडमनेस क्रिएट हो जाएगी, वापस से रैंडमनेस आ जाएगी, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक्सलेट हुआ एक डायरेक्शन में, उनकी वेलोसिटी रैंडम थी, एक डायरेक्शन में थोड़ी सी एडअप हुई, फिर से रैंडमनेस आ गई, फिर थोड़ी सी एडअप हुई, फिर से रैंडमनेस आ गई, फिर थोड़ी सी एडअप हुई, फिर से रैंडमनेस आ गई, समझ में आ रहा है क्या, बार बार कोलिजन से रैंडमनेस फिर से क्रिएट हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़े से टाइम बाद देखी मैंने, ये किसी ith इलेक्ट्रॉन की थी। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज वेलोसिटी with which electrons are going to move, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी जिससे चलने लगेंगे, मैं इन सबका एवरेज निकालूं, एवरेज कैसे निकालते हैं, v वेक्टर का मुझे एवरेज चाहिए, कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितने इलेक्ट्रॉन से उसके नंबर से डिवाइड करते हैं, सम ऑफ सबकी वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर को अभी स्मॉल n नहीं लिख रहा, मैं कैपिटल N लिख रहा हूँ, यही करूंगा ना, बताओ। यस सर। है ना, अब सबकी वेलोसिटी को जब जोड़ने जाऊंगा मैं,
तो मैं ये रही सबकी वेलोसिटी किसी टाइम t पर, इसको एड अप कर देता हूं चलो। तो ये आएगा समीशन ऑफ u वेक्टर बाय n प्लस जो दूसरा टर्म है ना उसमें से e मास ये सब कांस्टेंट है, तो आएगा समीशन ऑफ t बाय n। देखो देखो एक बार, क्या दोनों टर्म समझ में आ रहे हैं? मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर u का एवरेज लिख दिया और यहाँ पर ये जो टर्म था कांस्टेंट उसे बाहर ले लिया, तो अंदर समीशन ऑफ t बाय n आ गया। सही है क्या? यस। चलो अब ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर टाइम पे देखना स्टार्ट करा, वहां से थोड़े टाइम तक देखा मैंने। सपोज ये टाइम इतना था, ये टाइम इतना था कि हर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर पा रहा है। ठीक है, मैं टाइम ऑफ कोलिजन देखना चाह रहा हूं। अब टाइम ऑफ कोलिजन हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम में कोलाइड कर सकता है। हर इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट कोलाइड करा था और कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद कोलाइड करे, तो सबके लिए टाइम ऑफ कोलिजन अलग अलग हो सकता है। दिस t व्हिच इज टाइम ऑफ कोलिजन वो अलग अलग है। दैट्स व्हाई उस t बाय n इसका वैल्यू कुछ आएगी, बिकॉज दैट टाइम इज डिफरेंट फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। बट दिस u वेक्टर सबके कोलिजन के बाद जस्ट बाद जो वेलोसिटी आएगी वो फिर से रैंडम होने वाली है, तो इसका समीशन क्या आना चाहिए? इस u वेक्टर का समीशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। एज इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग रैंडमली, समीशन ऑफ u वेक्टर क्या आना चाहिए? 0, उसको 0 लिख देते। सो v एवरेज मैं निकालो तो ये वाला टर्म एक 0 हो गया और दूसरा टर्म बचा माइनस ई वेक्टर बाय m, और ये समीशन t बाय n, इसको अपन बोल देते हैं एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन को मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने क्या करा, समीशन t बाय n इसको टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। व्हाट इज दिस? दिस इज एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो हमने हर इलेक्ट्रॉन को जस्ट कोलाइड करने के बाद जो वेलोसिटी थी वो देखी, थोड़ी देर बाद वो कोलाइड करने वाला है, तो थोड़ी देर बाद की उसकी वेलोसिटी ये लिखी v वेक्टर, और कोलाइड करने से पहले क्या वेलोसिटी थी वो सबकी लिखी और सबका एवरेज कर दिया। सबका एवरेज करेंगे तो कोलाइड करने के बाद की जो वेलोसिटी होती है हर इलेक्ट्रॉन की वो तो रैंडम हो जाती है, तो इसका एवरेज 0 आ जाएगा। और ये जो टाइम है जिसमें वो कोलाइड करते हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो मैंने उसका मीन वैल्यू, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो निकाल के टाउ लिख दी। सो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करे, चले, फिर कोलाइड करे, बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटीज होगी उनका मैंने एवरेज निकाला, तो ये मुझे वो एवरेज वेलोसिटी मिलने वाली है जिससे सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने वाले थे। ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली तो चल ही रहे, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ रही है। दैट एवरेज वेलोसिटी जिससे वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस इसी को कहते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो उनकी एवरेज वेलोसिटी हो रही है एक डायरेक्शन में चलने की, बस इसी को कहते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो v एवरेज आ गया ना, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी आ गई है हमारे पास? माइनस ई वेक्टर बाय m इंटू टाउ। दिस इज द वेलोसिटी ऑन एन एवरेज जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। ये उनकी मोशन की एवरेज वेलोसिटी आ गई। समझ में आ रहा है कुछ क्या करा है अपन ने? सर जो u यहाँ पे है वो इनिशियल वेलोसिटी है ना सर इलेक्ट्रॉन की? हाँ, इलेक्ट्रॉन जैसे कोलाइड करा ना, कोलाइड करने के बाद क्या वेलोसिटी हो गई उसकी, वो वेलोसिटी है u। ये u वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी है, और थोड़ी देर तक चला, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीलरेट हुआ तो वेलोसिटी क्या आएगी, ये वो है थोड़ी देर चलने के बाद। तो मैंने क्या करा, सब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करे, उसके बाद थोड़ी देर चल गए, तब उन सबकी वेलोसिटी देखी क्या है, उन सबकी वेलोसिटी देखी मैंने, किसी एक समय पे t समय पे सबकी वेलोसिटी देखी। अब ये वेलोसिटी आ गई सबकी, इसका मैंने एवरेज निकाला। एवरेज निकालने में जो उन सबकी इनिशियल वेलोसिटी थी उन सबका एवरेज तो 0 आ रहा होगा, और कोलिजन के बाद कितना समय चले हैं, कोलिजन के बाद कितना समय चले हैं, ये तो सबके लिए रैंडम हो सकता है। तो ये समय रैंडम था, तो इसका मैंने एवरेज करके जो आ रहा था उसको टाउ बोल दिया। इसे बोल दिया मैंने रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम, इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बताओ आ रही बात समझ में? यस सर। तो हमने निकाला कि किसी समय पर सारे इलेक्ट्रॉन किस एवरेज वेलोसिटी चल रहे हैं, दैट एवरेज वेलोसिटी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड स्पीड बोल देंगे। ये मैंने वेक्टर लगाया है इसलिए मैंने वेलोसिटी लिखा है, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो स्पीड बोल दूंगा, या स्पीड के लिए क्या कर दूंगा मैं, मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, तो माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, ये आ जाएगी ड्रिफ्ट स्पीड। सो इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज स्पीड से चलने लगते हैं, दैट एवरेज स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। जिस एवरेज स्पीड से वो चलने लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। आ रहा है समझ में ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ये जो हमने माइनस ई मतलब क्यू जो लिखा है सर, तो ये सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहा है कि उसके डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन आया है सर? चार्ज माइनस है ना इलेक्ट्रॉन का, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स लिखने के लिए चार्ज विद साइन लिखना होता है। यस सर, थैंक यू सर। चलो नोट करिए जल्दी से। जस्ट अ सेकंड सर। ओके यस सर। ओके, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने ये पढ़ा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और आयंस, इस तरह की हमें सिचुएशन दिख सकती है। कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है उसको लूज कर देते हैं और वो आयंस के जैसे रहते हैं वहां पे, एंड दिस आयंस आर एक्चुअली लाइंग इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन के एक तरह से समुद्र में, सी में रखे हुए। इन आयन के आसपास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहे हैं रैंडमली। रैंडम फ्लो क्यों हो रहा होता है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू हीट एनर्जी। उनके अंदर जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हो रहा होता है। ऑफ कोर्स ये जो रैंडम मोशन हो रहा है ये डिपेंडेंट होगा, इसकी स्पीड जो होगी वो डिपेंडेंट होगी टेम्परेचर पे। एंड ये कितनी आती है रूम टेम्परेचर पे, अबाउट 10 पावर 4 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड ऑर्डर की आती है। 10 पावर 3 4 5 ऐसा अलग अलग जगह अलग मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, क्या मटेरियल कौन सा है। सो 10 पावर 4 5 का ऑर्डर मीटर पर सेकंड, ये ऑर्डर होता है इस रैंडम मोशन की स्पीड का। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और क्या स्पीड रहती है उस रैंडम मोशन की, 10 पावर 4 5 मीटर पर सेकंड। एंड ये रैंडम मोशन सबकी स्पीड सेम भी नहीं होती। कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर पढ़ा हो तो काइंड ऑफ गैस जैसा हम इसे रिलेट कर सकते हैं। गैस के सारे एटम सारे पार्टिकल क्या एक ही स्पीड से घूमते हैं? नहीं, नो उनकी सर। सबकी अलग अलग स्पीड होती है, समझे? कुछ वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन से वो सब रैंडम जो मोशन कर रहे हैं ना, उनकी अलग अलग स्पीड है। एवरेज आउट करके जो स्पीड है वो आती है 10 पावर 4 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। ये अलग अलग डायरेक्शन में थी इसलिए एवरेज इनका 0 आएगा। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सबका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ। इसकी वजह से मान लीजिए कोलिजन के थोड़ी देर बाद देखा हमने, टी टाइम बाद देखा, तो कोलिजन के टी टाइम बाद देखा तो सबकी जो वेलोसिटी वो ये लिख सकता हूं। ये टी सबका अलग अलग होगा। ये टी मैं किसी समय पे देख रहा हूं पर सब अलग अलग समय पे कोलाइड कर रहे होंगे, तो कोलिजन के टी टाइम बाद जो देख रहे हैं ये टी सबका अलग है। कुछ थोड़ी देर पहले कोलाइड हुए होंगे, कुछ बहुत देर पहले कोलाइड हो गए, तो कोलाइड होने के कितने टाइम तक चले हैं वो सबका टाइम अलग है। ठीक है, ये मैंने वेलोसिटी देखी। अच्छा, सबकी कोलाइड होने के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी यू होती है वो तो सबकी रैंडम हो जाती है फिर से, तो ये सबकी वेलोसिटी के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। इसमें मैं जब एवरेज निकाल रहा हूं, सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहा हूं, तो इस u का एवरेज आना चाहिए 0। आफ्टर कोलिजन जो भी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उन सबका एवरेज आउट शुड बी 0 क्योंकि वो रैंडम होती है। और सब में ये जो टर्म था वो कांस्टेंट था, इनटू टी मैंने कॉमन ले लिया, टी सबके लिए अलग अलग था। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन ये आ गया समीशन टी बाय, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जब मैंने निकाली वो आ गया मैंने माइनस ई वेक्टर बाय एम इनटू टाउ। ये स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। स्पीड के लिए मुझे माइनस साइन भी नहीं लगाना चाहिए, है ना, मुझे माइनस साइन भी नहीं लगाना चाहिए, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है। सो इस स्पीड से एवरेज आउट करके देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है।
ये स्पीड अलग है, और उधर जो रैंडम मोशन की स्पीड थी वो अलग थी, वो थर्मल एनर्जी की वजह से थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, इसलिए इसको साथ में ड्रिफ्ट शब्द लगाते हैं, ड्रिफ्ट लेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वर्ड क्यों लगाया अपन ने? बिकॉज दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्पीड आ रही है दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। ये स्पीड अलग है, इसका ऑर्डर भी कम आता है। ये अगर सबकी वैल्यू रखो ना तो इसका जो ऑर्डर आता है लगभग mm पर सेकेंड, इस ऑर्डर में आता है। इसका ऑर्डर किस में आता है? mm पर सेकेंड। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड दोनों एक ही चीज है कि इसका डिफरेंस? कमेंट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कमेंट करूंगा इस बारे में, ठीक है? इस पे कई बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड आ रही है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसका ऑर्डर जो है mm पर सेकंड में आता है। मिलीमीटर में चलते हैं इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में। और जो अपनी रैंडम मोशन की जो स्पीड थी, रैंडम मोशन जो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। 10 पावर 3, 4, 5 ऐसा कुछ मीटर पर सेकंड ऑर्डर आता है उसका। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा था टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मुझे बताओ रैंडम मोशन की जो स्पीड है उसका क्या होना चाहिए? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, सही बात है। रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं वो स्पीड बढ़ गई, तो दो कोलिजन के बीच में जो चलते थे डिस्टेंस, उसमें टाइम क्या लगेगा? उन्हें कम लगेगा सर। कम लगेगा। लगेगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम का क्या हो जाएगा? डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज तो टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम मोशन की स्पीड तो बढ़ती है, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है। ऐसा आप अंदाज से याद रख सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ओके, चलो, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड समझ में आई? यस यस सर। सर। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज वेलोसिटी। और व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, जैसे उसका स्पीड मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, है ना? अच्छा, ये जो डायग्राम है ये ऐसे नहीं दिख रहा? यस सर। तो ये जो फॉर्मूला निकाला था ये मैं सीधा सीधा लगा सकता हूँ ना कंडक्टर में, है ना? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो हो रहा है वो ड्रिफ्ट स्पीड से हो रहा है। तो मैं जो यहाँ पाइप में मैंने माना था कि चार्ज पार्टिकल चल रहे थे v स्पीड से, v को ड्रिफ्ट स्पीड रख देता हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए कोई लेटर डिसाइड कर लेते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हम डिसाइड करते हैं vd, v के साथ d लगा देते हैं। सो मैं ये इक्वेशन लगा के मैं कंडक्टर के अंदर करंट उसको बोल सकता हूँ I इक्वल टू n, चार्ज को E लिख दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, A VD। ये हो गया रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसका और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, उसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन याद है। तो किसी कंडक्टर के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इन सबका रिलेशन मिल गया मुझे। आ रहा समझ में ये? यस सर। अभी n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक पर्टिकुलर टाइप के कंडक्टर में फिक्स क्वांटिटी होगी। कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में दिख रहे हैं ये फिक्स क्वांटिटी होगी, कंडक्टर के टाइप पे डिपेंड करेगा। ये क्या कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा? n की वैल्यू क्या कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करना चाहिए? n की वैल्यू क्या कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करना चाहिए? नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम है ना सर, तो इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल सही। ये तो यूनिट वॉल्यूम के लिए देख रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होगा। तो मैं अगर कंडक्टर के अंदर क्या कुछ एरिया बदलता हूं, मान लो एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर कहीं चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। मैंने कह दिया कहीं चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, नो चार्ज स्टोरिंग इनसाइड। उसके अंदर कहीं कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है तो जितना करंट यहां से आएगा उतना यहां से जाना चाहिए ना। जितना चार्ज पर सेकंड यहां से फ्लो क्या आया उतना यहां से जाना चाहिए ना। बताओ, यस सर। है ना? बिल्कुल सही।
तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, देखो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 था, करंट सेम है, चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है तो करंट सेम रहेगा, करंट सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग आ रहा है। एन तुमने अभी बताया एक कंडक्टर के अंदर सेम रहता है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ क्या बदलना चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलना चाहिए, बिल्कुल सही। किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बदलो तो उसके अंदर ड्रिफ्ट स्पीड बदलती है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोवाइडेड बाकी चीजें अपन कांस्टेंट रख रहे हो। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है इस कंडक्टर के अंदर यहाँ जो एरिया कम है तो ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ ज्यादा आ रही होगी और यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कम आ रही होगी। ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड कर जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर कंडक्टर में कांस्टेंट करंट पूरे एरिया में चल रहा हो, कंडक्टर में करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है पूरे एरिया में, तो उसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो एरिया पे डिपेंडेंट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? सर एरिया पे डिपेंडेंट कैसे है ये सर? दिख रहा है यहाँ से, ए नीचे आ जाएगा, करंट कांस्टेंट बोला तो एन और ई तो कांस्टेंट होता ही है, ए नीचे आ गया, दिख रहा है? यस सर। हाँ, अरे अभी भी ड्रिफ्ट स्पीड का तो अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था, अभी भी निकाला था, है ना? ये रहा एक्सप्रेशन। इसमें कौन सी चीज बदल सकती है एरिया के साथ? क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास बदलेगा एरिया के साथ? नो सर। ताऊ बदलेगा क्या? ताऊ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, वो बदलेगा क्या एरिया के साथ? नो सर। ताऊ का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। वो क्या होता है? एवरेज दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो ये डिपेंड करना चाहिए कि कितना डिस्टेंस चल पा रहा है वो दो कोलिजन के बीच में और उसकी स्पीड क्या है। अब डिस्टेंस कितना चल पा रहा है दो कोलिजन के बीच में, ये डिपेंड करेगा एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। एक टाइप के मटेरियल में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, वो नहीं बदलता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से। मटेरियल का डायमेंशन बदलने से अंदर का अरेंजमेंट थोड़ी बदलता है एटम्स का। ये जो टाउ होगा ये नहीं बदलेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से नहीं बदलेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बचती है बस। तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है। हमने यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होती है उतनी यहाँ नहीं रहती है, यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बदलेगी ऑफकोर्स। और क्यों बदलेगी? अभी आपने इलेक्ट्रोसिटी पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ते ना तो अब मैं बताता आपको कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ ज्यादा एरिया से जा रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लाइन आई उतनी ज्यादा एरिया से यहाँ जाएगी, तो एरिया बढ़ गया, नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे ज्यादा एरिया से जा रही है तो उनकी डेंसिटी कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। यस सर। यस सर। मैं बताता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उस हिसाब से। चलो, तो ये अपन एक पॉइंट समझा, ड्रिफ्ट स्पीड का एरिया के साथ क्या रिलेशन होगा। बाकी इसमें और कुछ समस्या समझ में आया सब चीजें? यस सर। यस सर। है ना? चलो, तो ड्रिफ्ट स्पीड अच्छे से क्लियर है सबको। तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आने वाले हैं। क्या ड्रिफ्ट स्पीड सबको क्लियर है अच्छे से? क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब? यस सर। वेरी गुड। तो अब एक बहुत काम की चीज बताने वाला हूं मैं, है ना, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये वेरिएबल एरिया अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिचुएशन चलते हैं अपन लेके। मान लेते हैं कि एरिया कांस्टेंट था कंडक्टर का, ठीक है। मान लेते हैं कांस्टेंट एरिया का मेरे पास कंडक्टर है, ये ले लेते हैं। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी n मान लेता हूं पर यूनिट वॉल्यूम। चलो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो इसके टर्मिनल्स पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था V, इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था V। इसकी जो लंबाई थी, लेंथ, वो थी L। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा दी होगी मैंने? बताओ। VL सर। V बाय V पाई। है ना। याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं बता सकता हूँ अगर मुझे टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं ये ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में कुछ लिख सकता हूँ, राइट। ड्रिफ्ट स्पीड का मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो ड्रिफ्ट स्पीड लिख सकता हूँ मैं। और ड्रिफ्ट स्पीड पता है तो करंट लिख सकता हूँ। देखो, करंट का एक्सप्रेशन है मेरे पास। यस सर। तो क्या लिख दूंगा करंट को? अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय लिख दूं तो करंट क्या लिखूंगा?
बताओ कंडक्टर के अंदर का करंट क्या होना चाहिए, बताओ। एन ई ए वी डी, वी डी को क्या लिख दूं, ई टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. देखते जाओ सही लिखा है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। तो I इक्वल टू एन ई ए, ये ई और मल्टीप्लाई हो गया, टाउ आ गया, नीचे एम आ गया, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दूं, वी बाय एल चलेगा। यस सर। Yes, sir. तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। V इक्वल टू लिख देता हूं मैं m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये इधर लेके आ गया, ठीक है, इंटू एल बाय ए इंटू आई, चलेगा। Yes, sir. कुछ Yes, नहीं sir. अरेंज करा उसे मैंने। अरे ये सब तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी जैसा हो गया ना। देखो मटेरियल की लेंथ, Resistance. मटेरियल का एरिया, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास, वो तो सबके लिए सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन मटेरियल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। ई मटेरियल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सबके लिए कांस्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम इन मटेरियल, वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई जो टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है। तो ये सब चीजें कांस्टेंट है, वी और आई का एक रिलेशन बता रहा है। इस कांस्टेंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बोल दिया रेजिस्टेंस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, V equals to IR. क्या मिल गया मुझे, क्या नाम है इस इक्वेशन का, ये नहीं लिखने वाले। Ohm's law, sir. Ohm's law. ओम्स लॉ लिखो फिर खुद ही, ओम्स लॉ, ठीक है। तो असल में क्या पढ़ लिया अपन ने, ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया एक तरह से हमारा। वी हैव डिराइव्ड ओम्स लॉ, नोट करिए, ऊपर हेडिंग लिख सकते हो आप, ओम्स लॉ डेरिवेशन, है ना। ये पुरानी चीज बताई थी, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कराया मैंने ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ओम्स लॉ के डेरिवेशन में मैंने क्या माना है, कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया था, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय L आ रही होगी। उसके बाद कुछ नहीं, बस I इक्वल टू एन वीडी में VD की वैल्यू रखी, E की वैल्यू रखी, थोड़ा अरेंज करा, आ गया, बहुत आसान। क्या है, क्लियर है? Yes, sir. ओके बच्चों, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो हमने ओम्स लॉ डिराइव कर दिया, है ना। ओम्स लॉ के डेरिवेशन से हमको रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी समझ में आ रहा है। सो नाउ रेजिस्टेंस वो क्या समझ में आया हमको, वो है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय। अब ये एल और ए ये तो डायमेंशन पे डिपेंडेंट चीज है। देखो मटेरियल की, ये मटेरियल की लेंथ है और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये डायमेंशन बदलने से दोनों बदलेगा। लेकिन क्या अंदर इनमें से कोई ऐसी चीज है जो डायमेंशन बदलने से बदलती है? ये n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं होता ना। यस सर। Yes, sir. और ये E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स ये तो इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट चीज होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, कितनी दूर दूर रखे एटम, और अंदर किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, रैंडम मोशन जो कर रहे थे। तो ये टाउ डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे और अंदर का अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे। ये भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। एक मटेरियल का डायमेंशन चेंज करने से उसके अंदर का अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। सो एल बाय के अलावा ये सब तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हो गई, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हो गई, ये डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इनको कुछ और अपन प्रॉपर्टी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। लेट रो, इसको मैंने बोला रेजिस्टिविटी, उसको डिफाइन करा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और किस तरह की प्रॉपर्टी है उसकी, कुछ केमिस्ट्री में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ऐसा कुछ सिखाते हैं,
ऐसा कुछ सिखाते क्या, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक या एग्जॉस्टिव और कुछ वर्ड होता है ना शायद, आई थिंक, मतलब मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ केमिस्ट्री में वर्ड होता है क्या, कुछ प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट हो उसके लिए कुछ अलग नाम होता है, जो मास पे डिपेंडेंट यस नहीं हो सर, क्या नाम होता है? Yes, sir. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Extrinsic property. हाँ, तो वो उसमें से कौन सा नाम बोलेंगे इसको, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, ये मास पे, मटेरियल के मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये डायमेंशन पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये इन मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव वगैरह जो भी आप बोल रहे हो वो लिख लेना, ठीक है, उस टाइप की प्रॉपर्टी है, लिख लीजिएगा। तो इसको नाम दिया रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाय, ऐसा अपन याद रख सकते हैं फॉर्मूला। अच्छा, इसका यूनिट वगैरह भी डिसाइड करते हैं यार अपन, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस ये लिखा है ऊपर, ये ऊपर लिखा था, आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आई। वी पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने लास्ट क्लास में शायद पोटेंशियल के बारे में कुछ बताया था, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज था। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज था। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे अपन, फोर्स कंजर्वेटिव डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल, और मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज लिया था ई, याद करो। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर याद हो पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो थी माइनस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। कुछ याद आ रहा है? यस सर। है ना? तो ई क्या है यहाँ पे, ई था फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया, और उसका वर्क है मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क पर यूनिट चार्ज, इसके डायमेंशन वगैरह भी लिख सकते हो। वर्क के डायमेंशन और वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज के लिए कूलम से डिवाइड करो, जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। नीचे करंट, करंट को एम्पियर में मेजर कराया जाता है। सो रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, इसे एसआई में नाम दिया गया है 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसे एसआई में अपन नाम देते हैं 1 ओम। सिंबल ये है इसका, कैपिटल ओमेगा सिंबल होता है इसका, आपने ये देखा होगा ना, इसे ओमेगा बोलते हैं, ये कैपिटल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा सिंबल है, और बोलते क्या है, ओम। ये तो आता होगा यार, 11th 12th में पढ़ा रहते हो इतना बच्चों ने। चलो, तो यूनिट यूनिट तो आ रही होगी, डायमेंशन निकाल सकते हैं? यस सर। क्या है ये डायमेंशन, v की डायमेंशन क्या होगी, v होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml² t-2, चार्ज की क्या होती है, at, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, चार्ज की डायमेंशन होती है at, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, करंट मतलब a से। तो आ गए रेजिस्टेंस की डायमेंशन, लिख लेना, आ जाएगी। यस सर। ओके, तो रेजिस्टेंस के बारे में यूनिट डायमेंशन वगैरह लिख ली, रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर ली अपन ने, है ना। रेजिस्टिविटी क्या थी, मटेरियल की एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ऐसा आपने बताया, m/n² टाउ इसकी वैल्यू आती है, या इसको लिख सकते हैं अपन r इंटू ए बाय एल, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r इंटू ए बाय एल, है ना। अच्छा, a1 ले लो, l1 ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लो, लेंथ भी 1 ले लो, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट क्यूब बना लो, एक क्यूब बना लो जिसका साइड लेंथ ही यूनिट हो, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 हो जाएगा, लेंथ 1 हो जाएगी, तो r की वैल्यू रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगी। अगर मैं a को 1 डाल दूं, लेंथ को 1 डाल दूं, तो r इक्वल टू रो हो जाएगा, मतलब r रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब, ये क्यों रेजिस्टिविटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस of unit cube of material across its plane faces, उसके फेसेस के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा यूनिट क्यूब के, वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। मतलब ये मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश करी है। जब मैं एरिया को 1 ले लूं, लेंथ को 1 ले लूं, एरिया 1 लेने के लिए काम करते 1 बाय 1 साइड लेंथ ले लेते, और लेंथ भी 1, मतलब क्यूब बना लेते, तो एक क्यूब बनाओ जिसकी साइड लेंथ ही 1 है, तो एरिया भी 1 हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का, और लेंथ भी 1 हो जाएगी। ऐसे क्यूब को जिसकी साइड लेंथ 1 है उसे बोलते हैं यूनिट क्यूब,
यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस इसके बराबर हो रहा है ना, तो वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। ऐसा लिखा है मैंने, आ रहा है समझ में? ये डेफिनेशन समझ में आ रही है रेजिस्टिविटी की? यस सर। ओके, वर्ड्स का मतलब निकालना यहाँ से सीखिए, ठीक है? यूनिट क्यूब का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टिविटी। चलिए, तो कुछ बेसिक चीजें करिए। अच्छा, रेजिस्टिविटी का मैंने यूनिट नहीं दिखाई आपको, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ओम मीटर हो जाएगी। यस Yes, सर। sir. यूनिट हो जाएगी इसकी ओम मीटर। डायमेंशन में निकाल सकते हो फिर तो, रेजिस्टेंस के डायमेंशन इनटू लेंथ कर देना, मीटर मल्टीप्लाई होता है तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन इनटू लेंथ कर देना। तो इसकी यूनिट डायमेंशन सब निकाल लिया अपन ने। ये मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है वो देख लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है वो देख लिया, ओम्स लॉ डिराइव कर लिया। आ रही चीजें यहाँ तक सब समझ में? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. चलो, मैंने बहुत सारी चीजें थ्योरी के साथ साथ में यहाँ बोली थी। जैसे एक ये पॉइंट पढ़ाया था आपको कि वीडी डिपेंडेंट होता है एरिया क्रॉस सेक्शन पे। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल डिपेंड कर जाती है एरिया क्रॉस सेक्शन पे, है ना? तो काफी सारी चीजें अपन ने करी है, कुछ चीजें बाकी भी अपनी। हाँ बोलो। इसमें m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? यस, बिल्कुल सही है। कब से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है अपना ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले में। बिल्कुल सही। आप चाहो तो ये याद रखने के लिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ नीचे एक ई लगा लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, भूलोगे नहीं। एक ई लगा दो नीचे, याद रहेगा कि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? चलो, आगे क्या बात है, सब समझ में? ये Yes, sir. ओके। अपना टाइम भी हो रहा है बच्चों, तो एक काम करते हैं, अभी रुकते हैं अपन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थ्योरी में कुछ चीजें पढ़ी है अपन ने, कुछ बाकी है, मतलब थ्योरी 100% कंप्लीट नहीं हुई अभी अपनी, बहुत सारी थ्योरी के पॉइंट बचे हुए अभी पढ़ने के अपने। पर आप रेस 1 मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कर दो, कुछ क्वेश्चन अटकेंगे, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, स्टार्ट तो करो, Yes, sir. ठीक है? और आपके मॉड्यूल में जो भी स्टार्टिंग की थ्योरी है वो देखना स्टार्ट कर सकते हो, एचसीवी से स्टार्टिंग पढ़ सकते हो। तो अभी थ्योरी की कुछ चीजें बची है, धीरे धीरे चीजें अपनी कंप्लीट होगी और आगे कंटिन्यू करेंगे फिर अपन अपना। इसमें आगे पढ़ने का क्या क्या रहेगा वो बता देता हूँ। आज अपन ने ओम्स लॉ का डेरिवेशन देख लिया है, मुझे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इनके बारे में चीजें और बतानी है आपको। उसके बाद अपन पहले तो इनके ऊपर थ्योरी टाइप की कुछ चीजें को देखेंगे। हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे आता है वो देखना बाकी है, कंडक्टिविटी क्या होती है वो पढ़ना बाकी है, करंट डेंसिटी पढ़ना बाकी है, कुछ चीजें अभी डिफाइन करना मुझे बाकी है, तो इनको डिफाइन करवाऊंगा मैं आपसे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो देखना बाकी है। तो रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे अपन। फिर हम देखेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, उस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या होते हैं वो देखेंगे, है ना? तो फिर आखिरी में आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि टाउ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, तो उसकी इक्वेशन बना लेंगे अपन, क्या आती है उसके ऊपर बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये थ्योरी बाकी है, ये सब मिलाकर आपकी रेस 1 में है। तो रेस 1 में बहुत सारी चीजें हैं, अभी सब नहीं हुई अपनी, शायद अगली क्लास में अपन पूरी चीज कंप्लीट कर ले तब पूरी होगी, लेकिन स्टिल आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। और एसएचएम का रिमेनिंग आज अपना फ्लो में बच गया, अब उसको अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन को उसके बाद में करते हैं, है ना? चलेगा? Okay, sir. ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। अब सब बाय सबको, Thank you, sir. Thank you, sir. ऑल ऑफ यू। हाँ, Thank you, sir. थैंक यू।